बचपन में लोग अक्सर पूछते थे कि बताओ कलम ज्यादा ताकतवर है या तलवार ज्यादा ताकतवर है? कौन ज्यादा शक्तिशाली है? मनोज मुंतशिर, जिन्होंने गाना लिखा तेरी मिट्टी में मिल जाओ, ऐसा आंख बंद करके गुनगुनाते थे, करोड़ों भारतीयों के दिल को छुआ और समझ में आया कि 25,000 रुपए कमाने वाला हमारे देश के लिए शहीद कैसे हो जाता है, सीने पे गोली कैसे खाता है। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। ये कलम की ताकत है जिस पे बात करूंगा। ट्रिब्यूट टू इंडियाज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर्स, ऐसे लोग जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं, उन्हीं की कहानी हम आप तक पहुंचाते हैं। आज हमारे साथ मनोज मुंतशिर, लिरिसिस्ट, पोएट, शायर, डायलॉग राइटर, स्क्रिप्ट राइटर। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मैं ज्यादा लोगों को नहीं पहचान पाया, इस जनरेशन को, नई जनरेशन को जिन्होंने इंस्पायर किया। अगर गुलजार साहब के बाद, जावेद जी के बाद अगर मुझे किसी का नाम याद आता है तो हमेशा मनोज मुंतशिर। वैसे तो कहते हैं कि मुंतशिर, ये इसका अर्थ होता है कि बिखरा हुआ। आप एकदम सजे धजे लग रहे हैं। विवेक जी, इसका मैंने कहीं जवाब दिया था बहुत पहले। मेरी किताब है मेरी फितरत है मस्ताना, उसमें लिखा था मैंने कि नाम था एक, रख लिया था बस यूं ही, क्या ये सारी जिंदगी ढोना पड़ेगा, और कितना टूटना बाकी बचा है, और कितना मुंतशिर होना पड़ेगा। अरे वाह, अरे वाह। एक ऐसी इमेज है कि मुंतशिर का जो मतलब है वो मेरी पूरी की पूरी शख्सियत में भी उतर आए। लेकिन मैं बहुत जमा हूँ, बहुत, मैं अपने आप को सजा के संवार के संभाल के रखता हूँ, क्योंकि मुझे एक बात हमेशा से लगती रही है कि राइटर्स को इस दुनिया ने हमेशा हाशिए पे रखा है, हमेशा, कि भाई आपका तो काम लिखना है, आपका काम दिखना थोड़ी है। और मुझे, क्या बात है, मुझे किसी दौर में कभी तो लगा कि राइटर का काम लिखना है, उसके दम पे हजारों लोग दिखते हैं, वो खुद क्यों नहीं दिख सकता। सही बात है। ये प्रश्न वैसे मैंने आपसे पूछना है, पर पहले ये मुंतशिर थोड़ा और क्लियर करें। ये उर्दू कहाँ शुक्ला हुआ करते थे आप, और आपके पिता को गांव में, सबको पड़ोस में कैसा लगा हुआ कि शुक्ला मुंतशिर हो गए? ये धर्म परिवर्तन हुआ, क्या हुआ, कैसे आया नाम ये जो डाउट है, डाउट क्या कहूँ मैं इसको, ये डर जो है, ये मेरे पिताजी को भी हुआ जब उन्होंने पहली बार नाम देखा मनोज मुंतशिर। और हुआ कैसे था कि हमारे घर का रिनोवेशन चल रहा था। गौरीगंज एक छोटा सा कस्बा जहाँ मेरी पैदाइश, जहाँ मैं पला बढ़ा, और मुझे लगता है 97 की बात है। मैंने शेर कहने शुरू कर दिए थे, गजलें कह रहा था, मुशायरों में जा रहा था, नाम था मनोज शुक्ला। और हमेशा ऐसा लगता है कि यार थोड़ा एक्सेप्टेंस का प्रॉब्लम है इस नाम के साथ भी। और प्लस एक रिवाज है, एक ट्रेडिशन है कि मजरू साहब का नाम, मजरू उनका पेन नेम है, अब्दुल हई नाम है उनका, पर साहिर कहते हैं हम, साहिर लुधियानवी। इवन अख्तर भी पेन नेम ही है। तो ये पेन नेम का एक सिलसिला है, तो एक पेन नेम आपको ढूंढना चाहिए। मैं पेन नेम की तलाश में भटकता रहा। मैंने कहा यार मैं साहिर नहीं हो सकता, मैं मजरू नहीं हो सकता, कुछ अलग जो किसी का ना हो आज तक दुनिया में। एक दिन मेरा शहर स्लीपी टाउन, गांव था तब तो, अब तो शहर हो गया, गौरीगंज। सर्दियों की शाम, मैं चाय की तलाश में भटक रहा था यहाँ वहां। एक टपरी से धुआं उठता दिखाई दिया और पूरा शहर सोया हुआ था। मैं गया, बबलू की चाय की दुकान थी। मैंने कहा बबलू एक बढ़िया अदरक वाली चाय बना दो यार। बबलू चाय बना रहा है, रेडियो टंगा हुआ था खूंटी पे, और रेडियो पे मुशायरा चल रहा था। अब सुना तो मैंने कहा थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ, देखें क्या चल रहा है। विविध भारती पे, और एक साहब शेर पढ़ रहे थे कि मुंतशिर हम हैं तो रुखसार पे शबनम क्यों है। यानी अगर मैं टूटा हुआ हूं, बिखरा हुआ हूं, तो तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है। मुंतशिर हम हैं तो रुखसार पे शबनम क्यों है, आईने टूटते रहते हैं तुम्हें गम क्यों है। ये एक लफ्ज मुंतशिर, अचानक मैंने इसको अपने नाम के साथ रख के देखा, मनोज के साथ मुंतशिर, अलाइटरेटिव एम। हाँ, तो उसमें एलिटरेशन था, उसमें एक तरह की रिंग थी। उसी वक्त मैंने डिसाइड किया कि आज से मैं मनोज मुंतशिर हूँ। 97 की बात है। मैं घर लौट के आया, मेरे घर पे रेनोवेशन का काम चल रहा था, तो मैंने पापा से रिक्वेस्ट की। मैंने कहा पापा ये जो नेम प्लेट है बाहर, इसमें अपना नाम भी लिखवा दूं? तो पापा ने कहा हाँ लिखवा दो बेटा, कोई बात नहीं। और आपने मुंतशिर लिखवा दिया। एक दिन सुबह सुबह उठे वो, बाहर आए दातुन करते हुए, और देखा नेम प्लेट, फिर आंख मली होगी। हाँ कह नहीं क्या, फिर चिल्लाने लगे कि ये इसने रामफेर ने गलत नेम प्लेट लगा दी, पैसा नहीं दूंगा, एक पैसा नहीं दूंगा, क्या लिख दिया है। मैंने कहा पापा सही लिखा है। बोले ये क्या लिखा है मुंतशिर। मैंने कहा मैं ही हूँ, मनोज मुंतशिर। सदमा लगा उनको। फिर समझाया हमने कि पेन नेम है, मजहब नहीं बदल रहा, मैं ब्राह्मण हूँ, सनातनी हूँ, इस पे मुझे हमेशा गौरव था, आज भी गौरव है। एक बार तो मैं सबको ये बताना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड के मनोज जी को हमने यहाँ क्यों बुलाया, क्योंकि आप पिछले कई एपिसोड्स में देख रहे हैं कुछ खास प्रकार की कहानियां यहाँ आती हैं।
मनोज जी, हमने आपको क्यों इनवाइट किया, आज क्यों बात करना चाहते हैं, ये बताना बहुत जरूरी है। आपका जो जीवन का स्ट्रगल था वो बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। आपका ब्रेकअप हुआ, फिल्मों में गाना लिखना चाहते थे इसलिए आपकी शादी नहीं हुई। आप मुंबई पे आए तो फुटपाथ पे सोए, आपको भिखारियों ने खाना खिलाया, किसी शराबी ने आपके चेहरे पे पेशाब कर दिया। बस ले जाने के पैसे नहीं तो 10-10 किलोमीटर पैदल चलते थे। खाने के लिए नहीं तो पार्ले जी बिस्किट खाते थे और कई कई हफ्तों बिना खाए आपके निकल जाते थे। और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये म्यूजिक कंपनी के जितने चक्कर इन्होंने काटे हैं, वहां म्यूजिक कंपनी में कोई चौकीदार बाहर ऐसा नहीं होगा जो उनको ना जानता हो। हर चौकीदार के साथ इनकी मित्रता क्योंकि इसलिए करनी पड़ती थी, वरना वो डांट के भगा दे। तो कभी ऐसा नहीं लगा आपको कि आप गौरीगंज वापस लौट जाएं और जिसके चक्कर में शादी टूटी उस चक्कर को छोड़ के शादी को अपना लें, या मतलब क्या बहुत हो गया, अब तो वापस लौट जाना चाहिए। ये जो मैं इसीलिए कह रहा हूं, जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं उन्हीं की कहानियां हम आप तक लाते हैं। ये स्ट्रगल ये बहुत कम लोगों ने देखा है। मैं आज ये जानना चाहता हूं कि आया होगा कभी कि मैं छोड़ो यार, बस बहुत हो गया, लौटते हैं। विवेक जी, जो प्लान बी रखते हैं तैयार, उनका प्लान ए कभी कामयाब नहीं होता। वाह। ऐसा मैं मानता हूँ। एंड एवरीबडी हैज गॉट देयर ओन ओपिनियन। आप डिफर कर सकते हैं मेरी राय से। मेरी लाइफ में कभी कोई प्लान बी नहीं था। मैं जो करना चाहता हूँ यही करूंगा। पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स, पूरी प्रकृति मेरा साथ देगी। जिद्दी आदमी है आप। मैं एक बात और कहता हूँ, जिद प्रतिभा के साथ सिंक में होनी चाहिए। अगर आप यूं ही जिद्दी हो गए ना कि बस मैं तो जिद्दी हूं, तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आप हम मार्वल का सिनेमैटिक यूनिवर्स देखते हैं, बहुत सारी फिल्में देखते हैं, और मैं बचपन से सोचता था कि ये जो सुपर हीरोज हैं, स्पाइडरमैन देख रहे हैं हम, सुपरमैन देख रहे हैं, हनुमान जी को मैं मानता था कि ये सुपर हीरो हैं, हमारे हवा में उड़ते हैं। ये सुपर हीरोज आज भी हैं। मैं और आप ही सुपर हीरोज हैं। इन्होंने सिर्फ इतना किया कि इन्होंने डिस्कवर कर लिया। स्पाइडरमैन ने डिस्कवर कर लिया कि अच्छा देखो, मैं ऐसे करूंगा तो यहां से वेब निकलेगा। ये खोज लिया उसने। जिस दिन मैं और आप खोज लेंगे कि हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ तो है। गलती इंसान से होती है, परमेश्वर से नहीं होती। ईश्वर ने मुझे और आपको सुपर पावर्स दे के भेजा है। मेरा और आपका काम है एक्सप्लोर करना अपने आप। आपने अपने अंदर का सुपर हीरो कब ढूंढ लिया था? मैंने पहली बार उसकी झलक मुझे मिली थी जब मैं 7 या 8 साल का था। तो 7 या 8 साल में आई गॉट हुक्ड ऑन टू दीवाने गालिब। अब दीवाने गालिब एक 7-8 साल के बच्चे को आप समझ सकते हैं। दीवाने गालिब इज बहुत नॉट कठिन इवन, है, बहुत कठिन है। एग्जैक्टली आपने पढ़ा है, इट्स नॉट इवन उर्दू पोएट्री, पर्शियन पर्शियन है। पर्शियन, हाँ। मतलब जिसका पहला ही शेर है कि नक्श फरियादी है जिसकी शोखी तहरीर का, कागजी है पैरहन जिस पर करे तस्वीर का, कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। तो क्या समझ में आएगा? आपको 8 साल की उम्र में मिली? हाँ, 7 या 8 साल का था मैं, और मेरे पापा के ट्रंक में मुझे मिल गई वो किताब। मैंने पढ़ना शुरू किया। कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने उस दिन तय किया कि कुछ तो है जो मेरे अंदर बज रहा है, कुछ रिंग कर रहा है, कुछ कनेक्ट हो रहा है मेरे अंदर, कुछ चमक रहा है मेरी आंखों में, ये पढ़ने के बाद जो मैं कुछ नहीं समझ रहा हूं। तो जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं इसको समझूंगा, मैं ये जबान सीखूंगा, मैं ये भाषा सीखूंगा। और फिर एक दिन का एक किस्सा है। छोटे छोटे वाकयात होते हैं। आप तो इतने लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं विवेक जी, इतने लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं आप। मेरी इंडस्ट्री में मैं देखता हूं, लोग मिलते हैं, आपके चैनल की बात करते हैं मुझसे। तो जिन एंटरप्रेन्योर्स को आप इंस्पायर कर रहे हैं, आपको लगता होगा कि हाँ वो एक अलग दुनिया है, बॉलीवुड अलग दुनिया है। मैं बता रहा हूं आपका इंपैक्ट वहां भी कितना है। वहां लोग आते हैं, बातों के दौरान कभी ना कभी कोई ना कोई किस्सा आपका लेके आते हैं, सर उन्होंने ऐसा बोला था, तब से मुझे जोश आ गया है। तो ये मैं और आप जो कर रहे हैं ना, ये लोगों को समझना जरूरी है कि विवेक बिंद्रा जी, मनोज मुंतशिर कोई अलग मिट्टी के बन के नहीं आए हैं। हम एकदम नॉर्मल लोग हैं, इतने मामूली हैं जितना साधारण कोई आम इंसान होता है। हुआ क्या, हमने अपनी लाइफ से सिग्नल्स ले लिए, और जिंदगी सिग्नल देती है। आपका रिसीवर कितना तेज है ये आपके ऊपर है। बीएससी सेकेंड ईयर की बात है। गौरीगंज से इलाहाबाद एक ट्रेन जाया करती थी जिसका नाम था पीआरएल, जो 5 घंटे में सफर तय करती थी, तकरीबन 125 किलोमीटर का, बहुत धीरे चलती थी। एक बीच में स्टेशन आता है प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ में हमारी ट्रेन खराब हो गई। कहा गया 2 घंटे तक अब आपकी ट्रेन बनने में इतना वक्त जाएगा, आप लोग थोड़ा घूम टहल लो। मैं घूमते टहलते, एक किताब का स्टॉल था, बुक स्टॉल, एच व्हीलर के जो बुक स्टॉल्स अभी भी होते हैं, तो प्रतापगढ़ के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे स्टेशन के, मैं चला गया वहां मुझे एक किताब दिखी, सामने रखी हुई थी, प्रकाश पंडित जी की एडिट की हुई, उर्दू के लोकप्रिय शायर साहिर लुधियानवी। मैंने किताब उठाई, उसके पन्ने पलटने शुरू किए। 3-4 पन्ने मैंने पलटे जिसमें साहिर की जीवनी लिखी हुई थी, एंड इट कनेक्टेड विद मी। ऐसा कनेक्ट हुआ
लास्ट पेज पलटा, किताब की कीमत थी 18 रुपए। अब मैं सोच रहा हूँ कि 18 रुपए अगर मैंने दे दिए तो मेरा 4 दिन का नाश्ता मारा जाएगा, क्योंकि मैं फिर चाय नहीं पी पाऊंगा, मैं जो बंद मक्खन खाता हूँ रोज सुबह उठ के वो मुझे नहीं मिलेगा। बड़ी देर तक मेरे पेट में और साहिर लुधियानवी में जंग चली। साहिर साहब जीत गए। 18 रुपए मैंने रखे, वो किताब ली और वो किताब पढ़ते पढ़ते मैं पहुंचा इलाहाबाद। जब तक मैं इलाहाबाद पहुंचता तब तक मैं तय कर चुका था कि जो जिंदगी मिली है ना, छोटी सी जिंदगी, इसको बड़ा करने का एक ही तरीका है, रिस्क लो, सब छोड़ दो। बीएससी छोड़ो। बीएससी मैंने पूरा किया, क्योंकि मेरे पापा को ये लगता था कि बेटा ग्रेजुएट भी नहीं हुआ तो बीएससी पूरा किया। बीएससी पूरा करने के बाद पापा को सर्टिफिकेट उनके हाथ में दिया, उनसे कहा अब पैसे दीजिए आप मुझे जाना है मुंबई। बहुत हम्बल बैकग्राउंड था हमारा। 350 रुपए टिकट था, मैंने उतने ही मांगे थे उनसे कि मुझे पुष्पक एक्सप्रेस का टिकट 350 रुपए दे दीजिए। उन्होंने 700 रुपए दिए मुझे। मैंने कहा वापसी का टिकट? हाँ, बोले रिटर्न का भी है क्योंकि रह तो नहीं पाओगे। तो मुझे याद है उस वक्त मैंने पापा से कहा था कि कश्तियां हमने जला दी हैं भरोसे पे तेरे, अब यहाँ से नहीं हम लौट के जाने वाले। You're too good, you're too good। चलिए आगे चलते, मुंबई पहुंच गए। अब एक समय मैंने सुना ऐसा आया था जब आपके पास दाल चावल खाने के पैसे नहीं थे और किसी दोस्त के घर जाया करते थे कि वहां आपको दाल चावल मिल जाए। तो मैं थोड़ा पढ़ के आया आपके बारे में पहले, काफी पढ़ के आए हैं। और आपको एक दफा बहुत बुखार था और आपके पास डॉक्टर के पास जाने के 30 रुपए नहीं थे, और बाद में मुझे पता लगा कि जब इतनी बीमारी में आप रहे, लेकिन आगे एक चाय की पत्ती के पैकेट में 1700 रुपए का गोल्ड का सिक्का मिल गया आपको, और वहां से कुछ फर्क, वो कितना महत्वपूर्ण था आपके लिए, वो जो आपको सोने का सिक्का लॉटरी में मिल गया आपको चाय की पत्ती में। मैं वही कह रहा हूँ, मिस्टीरियस तरीके से प्रकृति आपकी मदद करती है, सिग्नल देती है। आपने बताया सिग्नल देती है, रिसीवर ऑन रखो। बिल्कुल रिसीवर ऑन रखो। हाँ। पहली चीज तो हाँ, ये आपने बात की कि एक दोस्त के यहाँ गया, क्योंकि कई दिन हो चुके थे और दाल चावल की याद बड़ी सता रही थी कि भाई दाल चावल घर पे होते तो खाते थे। 3-4 दिन गुजर चुके हैं, मैं मेरी पत्नी दोनों, और हम पार्ले जी खा के जी रहे थे। एक पार्ले जी के पैकेट लाते, सुबह से शाम तक खाते रहते, और एक में हम दोनों शेयर करते। तो मैंने कहा दोस्त है और अपने गाँव का ही है, चलते हैं। और हमने देखा था कि खाना 7-7:30 बजे के आसपास खाते हैं वो लोग। विवेक जी, मैंने एक चीज देखी है कि जब आपकी जेब में सुराख हो जाए तो सिक्के बाद में गिरते हैं, रिश्ते पहले गिर जाते हैं। तो मैं पहुंचता हूँ वहां और मैं बैठा हुआ हूँ, टेबल पे खाना लग रहा है। मुझे लगा एक कुर्सी मेरी भी लगेगी, और कुर्सी लगाने की जगह मुझे कहा गया चलो ठीक है फिर मिलते हैं बाद में फिर कभी। और मैं और मेरी पत्नी दोनों उठ के वहां से चले आए, और हम जो छोटा सा रास्ता था अपने घर वापस पहुंचने का, वहां तक रोते रहे कि आज ये दिन आ गए हैं कि हम दाल और चावल के लिए तरस गए। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि आप अन्न की कदर आप उस दिन करते हो जिस दिन आपको 2 रातें भूखी सोनी पड़ती, तो आपको समझ में आता है कि जिन चीजों को आप इतनी आसानी से लेते हो। मेरी मम्मी जब गौरीगंज में था तो रोटी में घी लगा के मेरे पीछे पीछे दौड़ती थी कि खा लो। मैं खाता नहीं था। वही रोटी उसी के पीछे मुंबई में मैं भाग रहा था, मेरे हाथ नहीं आ रही थी। तो जिंदगी इससे बदलती है, लेकिन हाँ फिर चमत्कार भी होते हैं। जब आपको लगता है कि सब कुछ अब क्रैशिंग डाउन वाली स्थिति पे आ गया है, सब खत्म हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, तब कहीं से एक दिन मैं जाता हूं। चाय पीने की बड़ी तलब थी, तब भी शौकीन था, आज भी बहुत शौकीन हूं। एक प्रोविजन स्टोर पे तो अग्नि चाय ली हमने 5 रुपए की, और 5 रुपए की अग्नि चाय पे लिखा हुआ था कि जीते सोने का सिक्का। हालांकि वो सोच के तो मैंने लिया ही नहीं था, 5 रुपए सबसे छोटा पैकेट था, और 5 रुपए कहीं से मैं इंतजाम कर पाया था। वो हम घर आए, पैकेट खोला, ठन से एक सोने का सिक्का गिरता है उससे। और मैं और मेरी वाइफ, रियली ऐसा होता है? तो वो कॉइन जब हमने बेचा जाके एक ज्वेलर के पास, तो तकरीबन 700-750 रुपए मुझे याद आ रहा है। तो इतने पैसे मिल गए मुझे अचानक। ये सिग्नल है, ये सिग्नल है कि जाना मत, अब नहीं जाना। ये सिग्नल है कि देखो तुम्हारे साथ प्रकृति है, थोड़ी सी आजमाइश और है, थोड़ी सी मेहनत और है, पर जाना मत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखो वो एक, मैं आपकी तरह तो नहीं लेकिन ट्राई करूंगा, जहां से बंद होते हैं सारे रास्ते वहीं से नया रास्ता निकलता है। सारी उम्र जिनको हम समझते हैं अजनबी, पता लगता है उन्हीं से वास्ता निकलता है। क्या बात, वाह। तो आपका उन नए कुछ 2 अजनबियों से वास्ता निकला, उसके बारे में मुझे पता लगा कि जो आपकी पहली मुलाकात हुई अनूप जलोटा जी से और अमिताभ बच्चन जी से, और मैंने सुना कि आप जो है गांधी परिवार के कोई गेट के बाहर इनडायरेक्टली धमकी दिया उनको कि अमेठी से आए हैं, अंदर नहीं जाने देंगे तो समझ लीजिएगा। और
जो है वो आपको अनूप जुलटना जी से इसी चक्कर में मिला, अमेठी से आए हैं तो मिलवा, कैसी रही वो मुलाकात आपकी? अच्छा, अनूप जी और मैं इस बात पे हमेशा हंसते हैं। अभी 10 दिन पहले मुझे मिले तो मुझे कहने लगे यार मैं ना 3,000 के चेक काट के परेशान हो चुका हूँ। मैंने कहा क्या हो गया? बोले इतने लोग आते हैं, और ये फैक्ट है, अनूप जी से आप कभी बात करेंगे तो बताएंगे, इतने लोग आते हैं उनके दफ्तर में, कहते हैं बस 3,000 का चेक दिला दो क्योंकि शुभ है। कहानी ये थी कि मैं भटक रहा था यहाँ वहाँ, और तब तो मोबाइल का जमाना, लोगों के पास थे मोबाइल लेकिन इनकमिंग कॉल के पैसे लगते थे, तो अगर गलती से आपने कॉल कर दिया तो डांट पड़ती थी, यार मोबाइल पे कॉल कर रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? ऐसा माहौल था। तो हम भटकते भटकते जा पहुंचे अनूप जी के दफ्तर। उनके सेक्रेटरी थे, उनको मैं बड़े प्यार से याद करता हूँ, भरत भाई अभी भी हैं। तो भरत भाई नीचे बैठे हुए थे और भीड़ लगी हुई थी, अनूप जी ऊपर रहा करते थे। मैंने कहा मैं अनूप जी से मिलने आया हूँ। तो ये ऐसे ही था कि भाई अनूप जी से मिलने हजारों लोग आते हैं, आप भी बैठ जाइए। बैठा रहा थोड़ी देर में, मैंने कहा मिलाओगे आप कि नहीं मिलाओगे? बोले नहीं वो तो व्यस्त हैं। मैंने कहा देखो अमेठी से, बस इतना बता दो उनको। मैंने कहा अमेठी वाले को कोई खाली हाथ नहीं लौटाता, इतना जलवा है अमेठी का। और वाकई था, आप यकीन माने एक्सेस कार्ड था, जहां आपसे कोई ना मिल रहा हो आप बताओ अमेठी से। अब फिर देखो आपका, लोगों का नजरिया बदल जाता था, लोगों का बात करने का लहजा बदल जाता था। कुछ तो था अमेठी के नाम में। इतना था कि भरत ने फोन किया अनूप जी को कि कोई अमेठी से आए, मिलना चाहते हैं। अनूप जी दरिया दिल इंसान, सूफी आदमी, भेज दो ऊपर। मैं ऊपर गया, उनके पैरों में चोट लगी हुई थी, प्लास्टर बना हुआ था, वो बैठे हुए थे। और जैसे मैं पास जाके बैठा, मेरे वहां दो मकसद थे, एक तो मुझे काम मिल जाए कुछ, और दूसरा मुझे चाय मिल जाए और मुझे पैसे ना खर्च करने पड़े। तो अनूप जी ने कहा हाँ बताइए मनोज जी क्या लिखते हैं आप? जैसे उन्होंने बोला क्या लिखते हैं ना, मेरे दिमाग में घंटी बजी कि मैं तो गलत जगह आ गया हूँ, क्योंकि ये तो भजन गाते हैं और मैंने भजन कभी राम सिया राम भी नहीं लिखा है। मैं गजलें कहता हूँ, शायरी करता हूँ, फिल्मी गाने लिखने हैं मुझे, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, आ भी गया और वेस्ट भी हो गया मौका, अपॉर्चुनिटी यहाँ तक। लेकिन गिव अप तो हम करते नहीं, जैसा कि आपने बोला जिद्दी है। मैंने कहा अनूप जी भजन लिखता हूँ। ब्लेटेंट झूठ बोला मैंने उनके मुंह पे कि मैं भजन लिखता हूँ। आप जरा चाय मंगाइए। चाय मंगाइए, मैं आपको लिख के देता हूँ। अनूप जी ने कहा खैर जब तक चाय आती, मैंने लिख दिया। अच्छा ऑन द स्पॉट लिखा, क्योंकि उस वक्त एक आपके अंदर की तमाम शक्तियां जागृत हो जाती हैं जब आपको जरूरत होती है उनकी। एक बार अपनी बॉडी को सिग्नल दो आप कि मुश्किल में हूं मैं, ये मुझे चाहिए। लर्निंग लेसन, आपकी बॉडी परफॉर्म करती है। जब वो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक के मार दिया वहां और ओलंपिक से गोल्ड उठा लाए, वो बॉडी को सिग्नल्स दिए होंगे उन्होंने, कुछ तो किया होगा। इट इज बियॉन्ड मसल पावर, इट इज बियॉन्ड द पावर ऑफ द शोल्डर, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द माइंड। अपने ब्रेन को आपने बोला होगा कि बेटा आज भाला जो फेंकना ना, ऐसा फेंकना कि आसमान के दो टुकड़े हो जाएं। क्या बोलते हो आप, क्रांति ला दोगे आप, मतलब आज तो मैं मजा आ रहा है मेरे को। और फिर जो है आपका भी भाला निकला, आपने कुछ भजन लिख दिया वहां? मैंने भजन लिखा और वो बिल्कुल अच्छा नहीं रहा होगा। अनूप जी आज भी मुझसे, मैं उनसे पूछता हूँ, मैंने कहा बता दीजिए अब अच्छा था या नहीं, सिर्फ मुस्कुराते। लेकिन ये बड़े लोगों का तरीका होता है। उन्होंने भजन लिया और मुस्कुराते रहे, और मैं सोचता रहा कि अगर इनका रिस्पॉन्स ऐसा आया कि क्या बकवास लिखा है, इसके पहले मैं चाय खत्म कर लूं। दुनिया गई तेल लेने, मेरा चाय कुछ नहीं, वो चाय तो मिली मुझे बढ़िया। लेकिन जब तक मैं वो पढ़ रहा हूं तब कह रहे आपका बैंक अकाउंट है? अनूप जी बैंक अकाउंट मैंने कभी सुना ही नहीं था। मैंने कहा बैंक अकाउंट? मैंने कहा नहीं, तो चेक आप कैसे कैश कराओगे? मैंने कहा चेक कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा बैंक अकाउंट तो नहीं है, मैं आपको बेरर चेक दे। मैंने बेरर चेक ये सब कहाँ सुना था, मुझे कुछ पता नहीं था। उन्होंने खैर बेरर चेक दिया। बगल में एक बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक थी, वो वहां से दिखाया मुझे कि आप जाओगे लेफ्ट में एक बैंक आएगी, 3,000 रुपए थे। ये बात है 99 की। मैंने 3,000 रुपए एक साथ देखे नहीं थे। मैंने कहा कुछ तो है, ये मुझे वहां जाके फंसाएंगे। इनको यहाँ बड़ा खराब लगा है, यहाँ बदला नहीं लेंगे, वहां बदला लेंगे, वहां कोई मिलेगा मुझे जो बोलेगा क्या बकवास है, भागो यहाँ से। मैं गया बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक में, मुझे टोकन लेके बैठाया गया, 20-25 मिनट बैठा रहा मैं। और जब मैंने चेक प्रेजेंट किया, एक्चुअली 100 के 30 नोट हाथ में आए और करिश्मा था, मैजिक था। मैंने उससे बड़ी कमाई आज तक नहीं की। और मुझे एक बात बताऊं मैं आपको, जिन लोगों को पता है मुंबई की ज्योग्राफी, उनको पता होगा, ये दादर की बात है।
दादर से बांद्रा काफी दूर है। मेरे पैरों में बिजलियां लग चुकी थी। मेरे अंदर इतना सब्र नहीं था, पेशेंस नहीं था कि मैं रुक के बस का इंतजार करूं या मैं ऑटो रिक्शा ले लूं। मैं भागता हुआ बांद्रा तक गया, इतना खुश था मैं। अचानक पलट के देखा तो लगा शायद 10 से 12 किलोमीटर मैं भाग चुका हूं। बहुत स्ट्रगल देखा, और उस स्ट्रगल के बाद जो जॉय है वो तो तभी समझ में आता है। अब आप लिरिसिस्ट बनते चले जा रहे थे, आपने आगे चल के कई प्रोग्राम केबीसी वगैरह, मैं आता हूँ उसमें, पर सबसे पहले मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मेरे ख्याल में शायद आप पहले लिरिसिस्ट हैं या राइटर हैं जिन्होंने सम्मान के लिए आवाज उठाई। मुझे लगता है हिंदुस्तान में से बहुत महान लिरिसिस्ट हुए होंगे, जरूर फिल्म को सफलता भी मिली, आगे बढ़े, लेकिन उनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज नहीं किया गया। जो गाना गा रहा है उसकी बात तो हो रही है, पर जिसने लिखा है वो कहीं पीछे छूट गया है। तो क्या लगता है आपके इस प्रयास से कुछ फर्क पड़ा है, कुछ असर आया है, कुछ चेंज हुआ है, नहीं हुआ है? आपकी बात बिल्कुल सही है। कहीं दीवारों के चर्चे, कहीं मीनारों के, कभी तारीफ के जुमले इधर नहीं आते। हम तो बुनियाद के पत्थर हैं कई सदियों से, और बुनियाद के पत्थर नजर नहीं आते। क्या बात है। तो हम सिनेमा में लगा हुआ वो नींव का पत्थर है जिसपे किसी की नजर नहीं जाती। हर किसी की तारीफ क्या होती है, अरे वाह क्या इमारत लग रही है, क्या एक्टर ने एक्टिंग की, क्या सिंगर ने गा दिया। मुझे इस पे एतराज था, और मुझे इस पे एतराज इसलिए था क्योंकि मैं अपना कंट्रीब्यूशन समझता था और मेरे अंदर खुददारी थी। जब आप अपनी वैल्यू खुद नहीं समझते, बचपन में एक प्रार्थना हम करते थे, आप सबने की होगी, और मैं भी स्कूल में पढ़ता था, किसी ने कभी सीरियसली नहीं लिया होगा, मैंने उसको सीरियसली लिया था। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। और हम सब, हमें से ज्यादातर लोग, हम लाइफ में इतना बैकफुट पे होते हैं ना कि हमें लगता है यार अपनी तो तारीफ हो ही नहीं सकती, अपने बारे में कैसे बताएं, अपना कंट्रीब्यूशन कैसे गिनाएं। गिनाना पड़ता है। अगर आप नहीं गिनाओगे तो ये दुनिया आपको नजरअंदाज करके आगे बढ़ती रहेगी। मेरे साथ ये था कि मैं ये मानने को तैयार नहीं था कि ये जो फिल्म का बिजनेस हुआ है, 150 करोड़ 200 करोड़, मेरी हर फिल्म का बिजनेस हो रहा था, बड़ी बड़ी फिल्में चल रही थी मेरी, लोग मेरा नाम नहीं ले रहे थे। और मुझे ये पता था कि इसमें पहले दिन की ओपनिंग मेरी वजह से लगी। जब मैं गलियां लिखता हूं, मेरी वजह से मतलब गाने की वजह से, वो गाना जिन भी लोगों ने बनाया, मैं सबके डायरेक्टर के साथ भी मैं ये भी कह रहा हूं आपसे। तो हम सब में थोड़ी सबके हिस्से में जो ख्याति है बढ़ जाती है, लेकिन राइटर के हिस्से में कुछ नहीं आता। सिंगर, डायरेक्टर और एक्टर, उनको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। एग्जैक्टली, ये हमेशा होता है, ये नियति है, ये ऐसा ही होता है। लेकिन इसका रीजन ये नहीं है कि ये सिस्टम ऐसा है, इसका रीजन ये है कि आज तक किसी राइटर ने आवाज उठाई ही नहीं। ऐसा नहीं कि आप मुझे देना नहीं चाहते, मैंने कभी मांगा ही नहीं। मैं मांगूंगा आप दे दोगे, लेकिन मैं मांगने से डर रहा हूं कि कहीं मैं मांगू और विवेक जी है ना कहीं चलो इंटरव्यू खत्म बाहर जाओ। इसीलिए किसी को बोले 10 राइटर के नाम बता लो तो लोग बता नहीं पाते। एग्जैक्टली। तो मैंने मांगा और सबने मदद की, ऐसा नहीं है। इस बारे में इंडस्ट्री की तारीफ करूंगा मैं, कि ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री ने मुझे बोला कि नहीं तुम क्या मांग रहे हो। यूट्यूब के नीचे क्रेडिट्स में कभी राइटर का नाम नहीं आता था, अब आना शुरू हुआ, मुझसे शुरू हुआ है। पहली बार मेरा नाम आया, मैंने रुस्तम के गाने कर रहा था, अक्षय कुमार सर की फिल्म, तो उसका पहला गाना बहुत बड़ा हिट हुआ, तेरे संग यारा, खुश रंग बहारा। और मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे पूरी दुनिया, तब यूट्यूब पर कंजम्पशन शुरू हो चुका था, उसके नीचे मेरा नाम ही नहीं है। मैं फोन कर रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है हाँ ऐसा ही होता है, फॉर्मेट पे नाम नहीं होता राइटर का। मैंने कहा मेरा तो होगा, वरना मेरा गाना हटा लो। देन आई स्पोक विद पीपल, द अथॉरिटीज, अक्षय सर, ही वाज ऑलवेज वेरी काइंड। मैंने कहा सर ये तो नहीं होगा, मेरा गाना है, इस पे मेरा नाम चाहिए। एवरीबडी सपोर्टेड, और आप देखें वो एक सिलसिला शुरू हुआ। आज इस बात पे गर्व होता है कि जो मैंने शुरू किया उसका फायदा हर किसी को मिल रहा है। भारत जो है न्यूट्रल होने की कोशिश करता है, और यहाँ सेक्युलरिज्म की बात होती है, और आप कहते हैं सेक्युलरिज्म स्कैम है, तो क्या सेक्युलर होना गलत है? आप बड़ा अच्छा बोलते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, पर आपने अभी कहा कि इतिहास में जो पढ़ाया गया है वो सब किसी एजेंडा के तहत पढ़ाया गया है। चंद्रशेखर आजाद को अब इस समय जनेऊधारी चंद्रशेखर आजाद तिवारी का आपने उनका जो है उनकी जाति धर्म की आप बात कर रहे हैं। आप इतिहास और धर्म और जाति के चश्मे से अगर सब चीजों को देखने लगेंगे तो ऐसा नहीं लगता कि जैसे आपने कहीं अपनी राह बदल ली है? तो आप बड़ा अच्छा बोलते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, पर आपने अभी कहा कि इतिहास में जो पढ़ाया गया है वो सब किसी एजेंडा के तहत पढ़ाया गया है। तो इतिहास का कौन सा ऐसा हिस्सा है उन पाठ्यक्रमों में, उन पुस्तकों में जो आपको लगता है गलत तरीके से दर्शाया गया और आजकल आप इसकी बात भी कर रहे हैं? बहुत सारे, मैं कहाँ से बात शुरू करूंगा विवेक जी। लेकिन एक बात आपने कभी इन जनरल आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है कि आपको औरंगजेब की 7 पीढ़ियां मालूम है,
आपको पता है औरंगजेब किसका बेटा था, उसका बाप किसका बेटा था। बाबर से आप शुरू होते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ बाबर था, फिर हुमायूं आया, फिर अकबर आया, शाहजहां आया, औरंगजेब आया, शाह आलम आया, आपको बहादुर शाह जफर तक पूरी हिस्ट्री पता है। मैं आपसे पूछूं अगर कि पृथ्वीराज चौहान के पिताजी का नाम क्या था, एक तो बता दें मुझे आप, एक जनरेशन तो बता दें। महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम बता दें। मुश्किल होता है। आप तो खैर बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, मैं आपसे मेरा मतलब है एक आम इंसान, एक जनरल, जो लोग मुझे सुन रहे हैं इस वक्त ऑडियंस। तो क्या वजह थी कि हमारी स्पाइन, हमारी बैकबोन कभी सीधी नहीं होने दी गई? हमें बार बार ये क्यों पढ़ाया गया, बार बार पढ़ाया गया कि भाई आप तो एक गुलाम कौम रहे हैं शुरू से। जिसने भी जो भी आया, पोर्टुगीज आए उन्होंने आप पे राज किया, फ्रांसीसी आए उन्होंने आप पे राज किया, अंग्रेज आए उन्होंने आप पे हुकूमत की, मुगल आए उन्होंने आप पे हुकूमत की। अरे, और कभी आप देखें कि ये जो हुकूमतें थी इनका सच क्या था? महरौली से यमुना तक को आप मुगल हुकूमत कहते हैं। यहां राजस्थान की तरफ महाराणा प्रताप घुसने नहीं दे रहे थे। आगे आप देखें तो इधर मराठों का पूरा एकदम उनकी वीरता के नगाड़े बज रहे थे महाराष्ट्र की तरफ। उड़ीसा में अहोम राजाओं का शासन था। आप और आगे चले जाएं, आप साउथ में देखें, साउथ में कभी आप पेनिट्रेट ही नहीं कर पाए। आप पे ना ये आरोप लगता है कभी कभी कि आप रोमांटिक सॉन्ग्स लिखने वाले व्यक्ति इस समय इतिहास का एक्सपर्ट हो गया है। चंद्रशेखर आजाद को अब इस समय जनेऊधारी चंद्रशेखर आजाद तिवारी का आपने आपने उनका जो है उनकी जाति धर्म की आप बात कर रहे हैं। आप इतिहास और धर्म और जाति के चश्मे से अगर सब चीजों को देखने लगेंगे तो ऐसा नहीं लगता कि जैसे आपने कहीं अपनी राह बदल ली है या आप उसी राह में रहते हुए ऐसा करना चाहते हैं? वही मैं जानना चाहता था। आपके तो इतने यूट्यूब पे फॉलोअर्स हैं, आप एक टेलीविजन बॉलीवुड की बड़ी पर्सनैलिटी है, तो यूट्यूब पे आकर के जब आप ऐसी कंट्रोवर्सी की बात करते हैं तो कई बार लोग आपको ट्रोल भी करते हैं, तो उसके बावजूद भी करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं, जब आपको लोग ट्रोल भी करते हैं फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं, फिर भी ऐसी बात कर रहे हैं, तो वो क्यों करते हैं? जब ट्रोल करते हैं तो मुझे लगता है हाँ अब मैं सही कर रहा हूं कुछ। जब तक मैं ट्रोल नहीं हो रहा होता हूं मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा दुनिया में। क्योंकि एक बात आप समझ लें, जब भी आप कोई रिवोल्यूशन, कोई क्रांति, कोई नई सोच लेके आएंगे तो उसके खिलाफ तो आवाजें उठेंगी। वो तो दलील है इस बात की कि आप सही काम कर रहे हैं। दूसरी बात है विवेक जी, अगर पंडित चंद्रशेखर तिवारी आजाद ने अपनी जनेऊ नहीं उतारी, एक ही तस्वीर है उनके इंटरनेट पे, दूसरी कोई तस्वीर नहीं है जहां वो मूछों पे ताव दे रहे हैं, जनेऊ पहनी हुई है, अगर उन्होंने अपनी जनेऊ नहीं उतारी, मैं और आप कौन होते हैं उनकी जनेऊ उतारने वाले? क्या किसी में हिम्मत है कि सरदार भगत सिंह की पगड़ी उतार ले? भले उनकी तस्वीर आप हैट में देखते हैं बहुत सारा, लेकिन सरदार भगत सिंह पगड़ी पहनते थे, वो पगड़ी उनकी शान थी। उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूं पूरा का पूरा एक वृत्तांत लिखा है। इसके बावजूद उनकी नास्तिकता ने कभी उनको इस बात के लिए मजबूर नहीं किया कि वो सिख होना, सरदार होना, दशमेश गुरु की संतान होना छोड़ दें। लेकिन जब बात चंद्रशेखर आजाद जी की आती है तो बड़ी सहूलियत के साथ, क्योंकि वो जो जनेऊ है ना, वो उनके ब्राह्मणत्व की मुनादी है। वो ये बताती है कि कुल, वंश, परंपरा, खानदान आपकी कौटिल्य से जुड़ती है, आपके तार वहां से जुड़ते हैं, वहां से चल आ रहा है। लेकिन आपको तकलीफ देती है वो तकलीफ, आपको मतलब मैं, जो हमारे सो कॉल्ड सेकुलर लोग हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है इस बात से। तो मैं समझता हूं कि अगर चंद्रशेखर जी जनेऊ पहनते थे तो किसी माई के लाल में ये ताकत नहीं है और किसी को ये हक नहीं होना चाहिए कि उनके जनेऊ को हाथ लगाए। वो थे जनेऊधारी और जिंदगी भर रहेंगे, और तिवारी भी थे वो। अगर तिवारी, उनको मैं बोल रहा हूं चंद्रशेखर आजाद तिवारी, मैं मनोज मुंतशिर हूं, लेकिन मैं मनोज मुंतशिर शुक्ला हूं। ठीक है, मेरे बोलने का नाम मनोज मुंतशिर है, लेकिन मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला। तो जो पूरी पहचान है, क्या चंद्रशेखर जी ने अपने जीते जी ब्राह्मणत्व तो छोड़ दिया था? क्या धर्म परिवर्तन कर दिया था? क्या अपने माता पिता से रिश्ता तोड़ दिया था? क्या बोला था कि आप मेरे पिता नहीं हो, आप, ये मेरा गांव नहीं है, ये मेरा खानदान नहीं है, कोई परिवार नहीं है? ऐसी कौन सी घटना है मुझे बताई जाए कि भाई उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था एक दिन जाके? जब उन्होंने नहीं त्यागा था तो मुझे और आपको तो ये हक नहीं है कि हम उनसे उनकी पहचान छीन लें। ये मेरे को आप में एक खास बात लगती है कि आप में कोई भय नहीं है किसी प्रकार का, अपनी बात को खुल के रखते हैं, आप कहते हैं। वैसे आपका वो गाना जो है तेरी मिट्टी में मिल जाऊंगा, उसमें मुझे ओ माई तेरी, वो क्या है लाइन की, ओ माई मेरी फिक्र तुझे कि आंख से दरिया बहता है, हाँ? तू कहती है तेरा चांद हूँ, चांद हमेशा रहता है। हाँ? अगर चांद ने हमेशा रहना है और वही सच्चाई है, तो मैं ये देखता हूँ कि फिर भी कुछ चीजें जब आपको नहीं पसंद आती हैं कि भाई आप इसी चांद के बारे में, तो आप बड़ा खुल के आपने आज अवार्ड्स के लिए भी आपने मना कर दिया कि नहीं भाई अब चाहे कुछ हो जाए मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। क्योंकि इस गाने के लिए
वैसे लगता मुझको भी है और मुझे लगता है पूरे देश को लगता है कि गाना इतना प्यारा है और आपने भी एक जगह कहा कि मैं इससे अच्छा गाना शायद दोबारा ना भी लिख पाऊँ। और पर अब क्योंकि उसके लिए जब आपको अवार्ड नहीं मिला किसी और गाने के लिए, कोई रैप सॉन्ग था शायद उसके लिए उनको अवार्ड मिल गया, तो आपने क्या कसम खा ली थी कि अब आप किसी भी अवार्ड शो में नहीं जाएँगे? तो मतलब नेशनल अवार्ड को लेकर के भी आपने प्रश्न उठाए। नहीं, नेशनल अवार्ड तो मैंने कुछ नहीं बोला। नेशनल अवार्ड तो खैर एक अलग चीज हो गई। मैंने जो प्रायोजित पुरस्कार हैं, जो पैसे दे के बनते हैं, खरीदे जाते हैं, मैं तो इसी इंडस्ट्री का हिस्सा रहा हूँ। और ये जितने अवार्ड्स की बात आप कर रहे हैं, सब मेरे लिखे हुए हैं। 15 साल मैंने टेलीविजन किया है, तो मैं उस प्रोसेस का भी हिस्सा रहा हूँ, जहां मुझ पे सब खुला हुआ है, सारा पर्दाफाश है मुझ पे। मुझे पता है ये होता कैसे है, ये अवार्ड दी कैसे जाते हैं। तो प्रॉब्लम मुझे शुरू से थी। अब मैं ये बात बड़ी ईमानदारी से एक्सेप्ट कर लूं कि जिंदगी के शुरुआती दिनों में मैंने इसका मजा लिया। आपको ऐसा नहीं लगता कि बॉलीवुड में लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि बॉलीवुड में मैं एक चीज लेके आई हूं, अपना टैलेंट। जब तक तुम्हें उसकी जरूरत होगी तुम मेरे पास आओगे। जिस दिन मेरा टैलेंट खत्म हो जाएगा उस दिन डरने की जरूरत है। आज भी मैं जो लिखता हूं, मैं उस पे अपनी हड्डियां निचोड़ के रख देता हूं। मैं इतनी मेहनत करता हूं अपने लिखने पे। वाह वाह। बाकी मुझे फर्क नहीं पड़ता। बाकी मेरी जिंदगी है, बाकी मेरी सोच है। आजाद इंसान हूं मैं, हम एक स्वतंत्र देश में है। बहुत सुंदर। साउथ इंडियन फिल्मों में आज तक जितना भी काम हुआ है, उसमें जितना भी रेवेन्यू जनरेट हुआ है पिछले 75 सालों में, उससे ज्यादा रेवेन्यू खाली 2 मूवीज ने किया है। वो बाहुबली 1 एंड बाहुबली 2। और उसके आपने हिंदी के गाने, उसके अपने डायलॉग लिखे हैं कि मतलब औरत पे हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। वो बड़ा पावरफुल था, वो बहुत पावरफुल था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन सी राइटिंग आपको आसान लगती है, कौन सी मुश्किल लगती है? डायलॉग भी है, लिरिक्स भी है, पोएम भी है, शायरी भी है, रियलिटी शोज में आपने काम किया, बच्चन साहब का केबीसी आपने लिखा, कितने सारे शोज आपने लिखे हैं। अब लिस्ट बनाएंगे तो इस समय आप, मुझे लगता है कहीं ना कहीं 50-75 से ज्यादा मूवीज तो आप कर भी चुके होंगे। हाँ, 70 तो रिलीज हो चुकी है। 70 रिलीज हो चुके हैं। मतलब बहुत सारी तो लाइन पाइपलाइन में है, पर 70 रिलीज हो चुकी होंगी। तो आपने कौन सा काम मुश्किल है, कौन सा आसान है, किसमें मजा आता है आपको, कौन सा डिफिकल्ट लगता है आपको? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, जब मैं गाने लिख रहा था, गाने लिखते वक्त मेरे दिमाग में कभी नहीं था जिंदगी में कि मैं डायलॉग्स लिखूंगा। मुझे डायलॉग लिखने के लिए मजबूर करने वाले शख्स का नाम है एस राजामौली। अच्छा। और जब उन्होंने मुझे बुलाया, मैं मिलने गया, तो मेरा जो पहली बार डायलॉग लिखा था आपने? पहली बार पहली बार में ऐसा लिख दिया कि तो जब मुझे कहा गया कि आपको बाहुबली के लिए लिखना है, तो मैंने कहा हाँ बताइए गाने क्या हैं, कितने गाने हैं? नहीं, गाने तो आप लिख ही रहे हैं, सर चाहते हैं आप डायलॉग्स लिखो। मैंने कहा सर को शायद पता नहीं है, उन्होंने गलत आदमी को बुला लिया है, मैंने तो कभी डायलॉग लिखे ही नहीं। फिर हुआ ये कि राजामौली सर ने मुझे कहीं बोलते हुए सुना था और उनको मेरा बोलना अच्छा लगा था। तो एग्जैक्टली उनका जो मुझसे कन्वर्सेशन था वो इतना ही था कि द वे यू स्पीक, दैट इज हाउ माई बाहुबली शुड स्पीक। सो बी योरसेल्फ, बी नेचुरल। मैंने कहा जब इतने बड़े आदमी को भरोसा है मुझ पे कि मैं कर सकता हूं, तो मैं ट्राई करके देखता हूं। तो मैंने सिर्फ ट्राई किया था बाहुबली, और वो ट्रायल का नाम बाहुबली हो गया। ईश्वर है कहीं। पर्सनली आपको पसंद क्या ज्यादा है, ये डायलॉग लिखना या गाने लिखना या? मोनोटनी ब्रेक करने के लिए मैं दोनों बराबर करता रहता हूँ। जब आप गाने लिखते हैं, क्योंकि गाने तो कभी कभी मैं एक जमाने में तो 100 गाने लिखता था एक साल के, अब तो खैर कम किए। तो मैंने ये देखा है कि जब आप एक ही चीज लिखते रहते हैं ना, तो आपके थॉट्स आने कम हो जाते हैं, आप मंडेन हो जाते हैं, आप रेपिटेटिव हो जाते हैं। तो जहां गाने से मैं बोर हुआ, वहां मैं डायलॉग लिखने लगता हूँ। जहां मुझे डायलॉग ने बोर किया, मैं गाने पे आ जाता हूँ। कई बार कुछ साहित्यकार ऐसा होते हैं, वो मानते हैं कि गाने लिखने वाला आदमी इंफीरियर है। उनके हिसाब से साहित्य लेखन सुपीरियर है। पर मुझे लगता है गाना लिखना, वो मीटर को मैच करना, वो रिक्वायरमेंट को मैच करना, वो बॉलीवुड में जो रिक्वायरमेंट होती है, अर्जेंट होती है, फटले चाहिए, ऐसा चाहिए, कंज्यूमर के लिए चले, जो आम आदमी गुनगुनाए। लेकिन जब ऐसा लोग कहते हैं ये साहित्यकार सुपीरियर है, भाई ये तो गाना लिखने वाला है, तो क्या कैसा लगता है आपको उस समय? जो लोग कहते हैं उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो कितना गलत कह रहे हैं। एक तो लेखन की कोई विधा छोटी या बड़ी नहीं होती, लेकिन अगर गाने लिखना इतना ही इंफीरियर होता, जॉन एलिया जैसा शायर, किस पैराए का शायर, कितना बड़ा शायर, वो फिल्मों में क्रैक नहीं मार पाए। स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करके लौट गए। गाने लिखना इतना ही सिंपल होता। मजाज लखनवी, शायर इनकलाब, जोश मरियाबादी, आप समझ रहे हैं किसकी बात कर रहा हूं मैं? इनसे बड़े शायर ही नहीं हुए। ये सब के सब इसी मुंबई में आके यहीं स्ट्रगल करके, बरसों बरस स्ट्रगल करके खाली हाथ लौट गए, क्योंकि ये गाने नहीं लिख पाए। वो एक अलग विधा है दोनों पोइट्री। लेकिन जब आपके सामने एक गाने की सिचुएशन आती है, एक सिचुएशन है, एक कहानी है, एक किरदार है, किरदार एक खास तरह की भाषा बोलता है, हो सकता है भाषा आपकी ना हो, और फिर एक ट्यून आती है आपको,
उस ट्यून की कटिंग है, उस ट्यून की कटिंग को मैच करना, और फिर सबसे बड़ी बात गाने में एक कैचवर्ड होना जो कैच कर जाए, और गाना 2.5 मिनट के अंदर खत्म होना। आप देखें मुगले आजम का, आप शुरुआत का जो सीक्वेंस है, जो जो सिर्फ म्यूजिक है, जहां जहां से गाना वो गाना है ना, प्यार किया तो डरना क्या, मैं कभी कभी सुनता हूँ, 2.5 मिनट का प्रिलूड है, जहां गाना ही नहीं शुरू हुआ है, 2.5 मिनट प्रिलूड चल रहा है। आज के तारीख में हमें 2 मिनट 20 सेकंड में पूरा गाना बना के खत्म कर देना होता है। बहुत चैलेंजिंग है। और इसके बावजूद जब कोई लिखता है, ए भाई जरा देख के चलो, फिल्मी गाना है ना, आप कभी सुने उस गाने को, बाबू ये सर्कस है शो 3 घंटे का, पहला घंटा बचपन, दूसरा घंटा जवानी, तीसरा घंटा बुढ़ापा, उसके बाद माँ नहीं, बाप नहीं, ये नहीं, वो नहीं, मैं नहीं, तू नहीं, बस खाली खाली कुर्सियां हैं, खाली खाली तंबू है, खाली खाली घेरा है, बिना चिड़िया का रैन बसेरा है, न तेरा है न मेरा है। जब एक फिल्मी शायर ऐसी बात लिखता है, आप उसकी सलाहियत को कम आंकते हैं। ये नजीर अकबर आबादी की जो नज्म है, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा, उससे किस मायने में कम है, आप मुझे साबित करके दिखाएं। जब आनंद बख्शी लिखते हैं, ऐ प्यार तेरी पहली नजर को सलाम, और जब वो बगावत की बात करते हुए लिखते हैं कि घूंघट को तोड़ के जो सर से सरक गई, ऐसी निगोड़ी धानी चुनर को सलाम, आपको उसमें साहित्य नहीं दिखता? आपको उस वक्त साहित्य नहीं दिखता कि जब एक शिकारे वाला जब मुंबई आता है, जब फूल खिले की बात मैं कर रहा हूं, और मैं आपको साहित्य का और फिल्मी गीतों का कनेक्शन बता रहा हूं, जब एक शिकारे वाला मुंबई आता है और अपनी महबूबा को एक बॉल रूम डांस में कई मर्दों के साथ, जो कि बुरी बात नहीं है, रिवाज है, कल्चर है, डांस है, नाचते हुए देखता है, उसका दिल टूट जाता है, और वो कहता है कि तेरी बाहों में देखूं सनम गैरों की बाहें, मैं लाऊंगा कहां से भला ऐसी निगाहें। ये कोई रक्स होगा, कोई दस्तूर होगा, मुझे दस्तूर ऐसा कहां मंजूर होगा, भला कैसे ये मेरा लहू हो जाए पानी, मैं कैसे भूल जाऊं मैं हूं हिंदुस्तानी, यहां मैं अजनबी हूं। इसमें लिटरेचर नहीं दिख रहा है? जब मेरे जैसा एक मामूली आदमी लिखता है कि सरसों से भरे खलिहान मेरे, जहां झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहां लौट के वापस जा न सका। अद्भुत। मैं ये देखता हूँ कि मतलब ये ऐसा टैलेंट है आपके अंदर, और इसी के कारण आपने बताया, मेरे को डर नहीं लगता भाई, टैलेंट है, मैं काम कर रहा हूँ, हार्डवर्क है, आपकी हड्डियां निचोड़ के रख देता हूँ। अभी आपने कहा, सुन के मतलब आपके कई रोमांटिक गाने भी बहुत अच्छे आए, खासतौर से वो कबीर सिंह का एक गाना था कैसे हुआ, और MS धोनी का जो मूवी में जो गाना आया था कि कौन तुझे इतना चाहेगा या चाहेगी, हाँ वो या एक विलन में गलियां गाना था, बहुत सुंदर गाना था। तो मैं कई बार सोचता हूँ ये रोमांटिक गाने इतने अच्छे आपके आते हैं, और आपका खुद का रोमांटिक लाइफ में बड़ा स्ट्रगल रहा है, तो ये कहीं वहीं से निकल करके आता है, या आपको लगता है कि वो आपके अंदर का जो बचपन का, जो आपकी पहली गर्लफ्रेंड आपसे छूट गई थी, और 12वीं क्लास के बाद मैंने सुना कि मतलब वो अलग अलग हुए आप लोग, और वो तो ये वहीं के लिखे हुए गाने हैं या आपने फ्रेश लिखे हैं, या लगता है कि मतलब किसी अच्छे मतलब लेखक गीतकार के पास ऐसा एक्सपीरियंस मोहब्बत का होना जरूरी है? हाँ, दिल टूटना जरूरी तो है। इश्क जब तक न कर चुके रुसवा, आदमी काम का नहीं होता। एक बार दिल टूटना जरूरी है, क्योंकि मैं तो साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, और मैंने ये पढ़ा है कि कोई भी चीज टूटती है, चाहे एटम हो, चाहे न्यूट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, तो एनर्जी पैदा होती है। तो जब दिल टूटता है तो भी एनर्जी पैदा होती है। अब उस एनर्जी को आप किस दिशा में लेके जाते हैं, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, आपके ऊपर है। लेकिन हाँ, एक बात सच है कि मेरे लिखने की बहुत बड़ी वजह यह है, सवाल एक छोटा सा था जिसके पीछे ये पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। सवाल एक छोटा सा था जिसके पीछे ये पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली, भुलाऊं किस तरह वो दोनों आंखें किताबों की तरह जो याद कर ली। तो ये पूरी कोशिश, सारे गीत, सारी कविताएं, सारी शायरी उन दो आंखों को बुलाने की कोशिश है। और वो दो आंखें जिनको लगता था कि बहुत सारे छोटे शहरों के लोग हमें सुन रहे होंगे इस वक्त। मैं खुद बहुत छोटे से गांव का हूं, किसी को दोष नहीं देता, लेकिन जब मुझसे कोई पूछता था, जब मैं क्लास 12th कर रहा था या मैं BSc करने इलाहाबाद गया, मुझसे कोई पूछता कि भाई क्या करोगे, तो पूरे उस समूह में मैं अकेला होता था जो बोलता था मैं फिल्मों के गाने लिखूंगा या मैं राइटर बनूंगा। बाकी कोई बोलता मैं MBA करूंगा, कोई बोलता मैं CA बनूंगा, कोई बोलता मैं तो अमेरिका जा रहा हूँ, और मैंने कभी झूठ नहीं बोला। तो ये जो मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी, इनके पिताजी भी मुझसे यही पूछते रहे तुम करोगे क्या, मैंने कहा गाने लिखूंगा, फिल्मों में जाऊंगा। और ये चीज सबको बड़ी नागवार गुजरती थी, इसलिए मैं बार बार ठुकराया गया। तो ये तो खैर एक किस्सा है, लेकिन मेरी जिंदगी में 3 बार ऐसा हुआ है कि 3 बार अलग अलग मौकों पे
मुझे इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि मैं कहता था कि मैं गाने लिखूंगा। लेकिन विवेक जी, जो लिखता है मुकद्दर की इबारत, वो तेरी सोच से ज्यादा बड़ा है, जिसे ठुकरा दिया मिट्टी समझ के, वो लड़का आज तारों पे खड़ा है। वाह वाह, क्या बात है, बिल्कुल तारों पर खड़ा है। यकीनन बहुत सुंदर आप लिखते हैं, और मुझे लगता है कि आपकी वही दर्द, वही आपकी कमजोरी, आपकी ताकत बन गई है। ये आप ही के अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस आज हमारे को नजर आते हैं। पर आज मैं आपसे थोड़ा, आपके यूट्यूब पे मैं वीडियोस देखे अभी पीछे, स्वामी विवेकानंद पे वीडियो मैंने जो देखा, मैं पब्लिक में सबके सामने बताना चाहता हूँ, बड़ा इंस्पायर्ड रहा। मैंने भी वीडियो बनाया, मैंने आपकी वीडियो से इंस्पिरेशन लिया। आपने सिख गुरु पे, महाराणा प्रताप पे, गांधी जयंती पे, कई चीजों पे आपने, ओशो पे, स्वामी विवेकानंद पे, सब पे आपने चर्चा किया। और हम भी एक गुड न्यूज आपको देना चाहते हैं। आज 2 गुड न्यूज हम अनाउंस करने वाले हैं आपके साथ ही यहाँ पे। एक, हमने अपनी मोबाइल ऐप के अंदर एक वीडियो का, हमने शॉर्ट वीडियो का सेक्शन डाल दिया है, तो सब लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, आप लोग वहां आइए। और हम वहां पे मनोज जी के कुछ गानों को भी हम डालेंगे, जहाँ पे इनकी जो कविता, और खासतौर से इस वीडियो के सेक्शन को हम जरूर वहां ऐड करना चाहते हैं, जहाँ पे रील्स और शॉर्ट वीडियो में, जिससे आप इंस्पिरेशन मिल सके, लोगों को मोटिवेशन मिल सके। बाकी फिल्मी बातें तो नहीं है वहां पे, केवल मोटिवेशन, बिजनेस की इंस्पिरेशन मिल सके, बहुत जरूरी है। बिजनेस के आइडियाज मिल सके लोगों को। और तो बड़ा बिजनेस में ना, हमारा एक ब्लड ग्रुप है एनएनबी पॉजिटिव, नेक्स्ट न्यू बेटर। हमेशा हम कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, ऑडियंस जो चाहती है हम उसके हिसाब से बहुत कुछ नया करते रहते हैं। और मनोज जी, दूसरी गुड न्यूज ये है कि अब हम लेकर के आ गए हैं बड़ा बिजनेस जूनियर। वाह, क्या बात। बड़ा बिजनेस जूनियर क्या है? ये बेसिकली सब लोग एग्जाम्स की तैयारी करा रहे थे, सब एग्जाम्स की तैयारी करा रहे थे। हमारा टैगलाइन है, एग्जाम के साथ भी और एग्जाम के बाद भी। इसका मतलब ये है कि हम एग्जाम के बाद जो आपकी पर्सनल लाइफ है, जो आपकी पर्सनालिटी है, जो आपका कैरेक्टर है, जो आपके एथिक्स हैं, अगर आपके रूट्स ठीक होंगे तभी फ्रूट्स ठीक होंगे। इंटेंट ठीक होगा तो कंटेंट ठीक होगा, बैकग्राउंड अच्छा होगा तो फोरग्राउंड अच्छा होगा। तो बच्चे को हम ओवरऑल मजबूती दे रहे हैं। K-12 के सेक्शन में हम लेकर के आए हैं बड़ा बिजनेस जूनियर, फ्यूचर रेडी स्किल्स, मतलब वो काम करने जा रहे हैं जो अभी तक किसी ने नहीं किया है। और इतना अफोर्डेबल कर दिया, इतना अफोर्डेबल कर दिया कि पढ़ाई के लिए गरीब बच्चा भी आकर के बड़ा बिजनेस जूनियर पे आकर के अपनी क्लास में टॉप रैंक के साथ आगे निकल सकता है। उसको जितने मार्क्स चाहिए एक्स्ट्रा वो तो लेगा, लेकिन जिंदगी के मार्क्स को गेन करेगा। तो आज, क्योंकि आज मनोज जी आए हैं, इसलिए हमने 2 बड़ी न्यूज दी हैं आपको साथ में आकर के, कि हमें 1 लाख से ज्यादा वीडियो, सारे सब्जेक्ट, सारे कोर्सेज, सारी क्लासेस, सारे बोर्ड्स, सब कुछ कंप्लीटली कवर कर लिया हमने। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी भाषा हो, और कोई भी स्कूल हो, कोई भी बोर्ड हो, किसी भी प्रकार का, हम सबकी तैयारी के साथ हम आज आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, एग्जाम के बाद भी हम बच्चे को डेवलप करना चाहते हैं। मनोज जी, आपके बचपन का मुझे किस्सा मालूम है, आज उस पर लूंगा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है आपने उस पर एक वीडियो में बहुत डिटेल में बताया, लोगों ने देखा भी वो, जहाँ पे चेतक स्कूटर का झगड़ा चल रहा है आपके पिताजी के साथ, और आपको स्कूटर नहीं मिलता था, और आपने बोला कि मर्सिडीज खरीदूंगा एक दिन, और पिताजी को बिठाया भी उस मर्सिडीज में आपने। मुंबई में आ गए, आज आप इतने बड़े हो चुके हैं, और मैं आपका बहुत पर्सनली बहुत सम्मान करता हूँ। और आपने निश्चित रूप से भारत को बड़ा भारत बनाया, जो आपने भारत की गाथा, भारत का गुणगान किया। आपने एक गौरीगंज से आया हुआ वो लड़का जिसने इतना स्ट्रगल करके आज यहाँ पहुंचा, और किसी से बिना अभय, आप बिल्कुल निर्भीक हैं, वो अच्छा लगा। लेकिन क्या अभी भी कोई ऐसा सपना है जो आपका पूरा नहीं हुआ? हाँ, अब तक जो कुछ भी हुआ है मेरी जिंदगी में वो व्यक्तिगत हुआ है। अब चाहे वो स्कूटर से मर्सिडीज तक का सफर रहा हो, चाहे जो मैंने फिल्मी गाने लिखे, ये सफलताएं बहुत व्यक्तिगत हैं। और सफलता का असली मजा तब है जब वो व्यक्तिगत सीमाएं तोड़ दे, जब मैं कुछ इम्पैक्ट डाल पाऊँ सोसाइटी में, जब मैं कुछ बड़ा कर पाऊँ, जब मैं, जैसे मैंने आपकी तारीफ अभी इसीलिए की कि आप लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं, जब मैं ग्रास रूट पे जाके लोगों की जिंदगी बदल पाऊँ, जब मैं वाकई, बहुत तकलीफ होती है मुझे जब मैं सिग्नल पे बच्चों को पेंसिलें बेचते हुए देखता हूँ या रबर किताबें बेचते हुए देखता हूँ। मुझे लगता है ये पेंसिल, ये रबर, ये किताबें तो इनको स्कूल में बैठ के इनके काम आनी थी, जो ये बेच रहे हैं। बहुत तकलीफ होती है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ कर पाऊँ, मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसे समाज के निर्माण में हाथ बटा पाऊँ जहाँ कम से कम, बहुत बड़ा परिवर्तन ना भी ला पाऊँ, तो कोई बच्चा मुझे सिग्नल पे भीख मांगता हुआ या सिग्नल पे किताबें बेचता हुआ ना मिले। तो एक बात कहूंगा आपसे कि मनोज मुंतशिर जी ने, आपने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, और इस मुकाम को पाने के लिए कभी आपने अपने सच के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ये मैंने महसूस किया। थैंक यू मनोज जी, भगवान आपकी सारी मनोकामनाओं को, सारे सपनों को पूरा करे। विश यू ऑल द सक्सेस। जब एक गौरीगंज का बच्चा भूख से, बेकारी से लड़ करके पूरे देश के दिल में राज करता है, तो बाकी इंसान क्यों नहीं कर सकते? अगर आप कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं कि जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं, बस आप में वो ईमानदारी होनी चाहिए। कहते हैं कि नजर नहीं, नजरिया बदलो, हाँ, सपनों को पाने का जरिया बदलो। तो मनोज जी, ये बहुत सुंदर वीडियो है, बहुत अच्छा लगा आपसे चर्चा करके। मुझे लगता है कि लोगों को ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखना चाहिए, जहां पे उनके अंदर भी वो आग जले, वो सीने के अंदर वो आग जले। क्या कहते हैं हम? बिल्कुल, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। और आग का एक स्वभाव है, वो बांटने से फैलती है।
दिए से दिया जलता है, क्षमा से क्षमा जलती है। तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो जो विवेक जी और मैंने ये मिलकर जो बातें की हैं, इनका एक ही लक्ष्य है, एक ही मकसद है कि ये हजारों लाखों करोड़ों को प्रोत्साहित करें, उनको प्रेरित करें। आपका ये फर्ज बनता है। एक तो तरीका ये है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं आपसे, मैं आपको आपका कर्तव्य याद दिला रहा हूं कि अगर कोई अच्छी बात सुन के किसी की जिंदगी बदल सकती है तो उस अच्छी बात को उस तक पहुंचाना आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है। ये वीडियो कर्तव्य समझकर शेयर करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस ये 3 पर्पस, बड़ा सिंपल, यही बड़ा भारत, टू बी मोर, टू डू मोर, टू अचीव मोर, वही उत्साह आपने बढ़ाया है। तो आप सबसे अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं। बस थोड़ा सा और इंतजार, आने वाला एक और बड़ा बुधवार। तब तक इस वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल पे आने के लिए, इसको सब्सक्राइब करवाने के लिए, वीडियो को जैसे कि मनोज जी ने कहा सब लोगों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, आपका विशेष धन्यवाद। मैंने देखा आपको कभी डर नहीं लगता है और आप बड़ी फियरलेस है, बड़ा करेज है आप में। सच्ची बात को साफ बोल देना, सामने बोल देना, चेहरे पे बोल देना। और मुझे लगता है कि इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ा कि दिल्ली में आप उस समय कमिश्नर बनने के लिए सबसे ज्यादा एलिजिबल थी और फिर भी आपको पीछे किया गया, कमिश्नर नहीं बनने दिया गया। आपने कई ऐसे रिस्क लिए जो शायद आपकी जगह कोई और ब्यूरोक्रेट, कोई और गवर्नमेंट ऑफिसर होता, कोई आईपीएस ऑफिसर होता, वो ऐसे रिस्क नहीं लेता। कि प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी रॉन्ग पार्किंग से उठवा ली आपने। तो जिंदगी में ग्रोथ के लिए रिस्क लेना कितना जरूरी है और आप इसके विषय में क्या शिक्षा देना चाहेंगे? मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर आप बताएं, आप अपने आप को मेंटली इतनी स्ट्रांग और फिट कैसे रखती हैं और क्या सुझाव देना चाहेंगे आज इस बड़ा भारत शो में कि लोग अपने आप को मेंटली स्ट्रांग कैसे करें?